गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भेजा था आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ेंगे। ये देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 3 उपभेद होते हैं। पहला देखिए क्या होता है। पहला होता है कर्मधारय समास। दूसरा होता है द्विगु समास और तीसरा होता है नए तत्पुरुष समास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तत्पुरुष समास के 3 उपभेद होते हैं। आइए इन उपभेदों को हम पढ़ें। पहले पढ़ते हैं कर्मधारय समास, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, देखते हैं। लिखते हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला पद गुणवाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। आइए देखते हैं, उदाहरण लेते हैं एक ठो। जैसे ले लिया हमने यहां पर नील गाय, फिर ले सकते हैं महात्मा, फिर ले लेंगे सदग्रंथ। अब यहां देखेंगे कि आखिर में ये कर्मधारय समास ही क्यों है। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखता है कि पहला पद जो होगा, इसमें पहला पद क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, विशेषण। और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद इसमें विशेष्य होता है। यानी कहने का मतलब कि कर्मधारय समास में पहला पद गुण बताता है, यानी बगल वाले शब्द का पहला वाला जो शब्द होता है ये बताता है गुण, विशेषता बताता है कि आखिर गाय का रंग कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बता रहा है कि गाय का रंग नीला है। एक बात और इसमें देख सकते हैं कि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। लिखते हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे परमात्मा, सद्भावना, महर्षि, सद्गुरु, सत्संग। अब इसका हम विग्रह कर सकते हैं, समास विग्रह। इसलिए कि महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, सद है
जो भावना महान है, जो ऋषि सद है, जो गुरु सत है, जो सन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको एक चीज आपको दिखने को मिलेगी कि जब इसका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में हम क्या जोड़ देते हैं, है जो। ये है जो होता है कर्मधारय समास का ट्रिक होता है। ये ट्रिक के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि ये जो विग्रह किया गया है ये कर्मधारय समास का है। आइए आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद, अब यहां पर गुणवाचक की जगह पे क्या कर देंगे, संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष से हो, वहां पर क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। इसमें भी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी एक गिनती से शुरू होता है और एक से नहीं शुरू होता है, दो से शुरू होता है। यहां देख सकते हैं, यहां लिखा गया है द्विगु समास में, यहां लिखा है दो। यहां हम कह सकते हैं कि दो गायों का समूह, यानी दो से, जब भी ये दो से शुरू होगा तभी ये द्विगु समास कहलाएगा। अगर एक से शुरू होता है तो हमने एक वीडियो इससे पहले भेजा है अव्ययी भाव समास का, तो पहुंच जाता है अव्ययी भाव समास में। जब भी ये दो से शुरू हो, कितने से शुरू हो, दो से शुरू हो, तभी यह अव्ययी भाव समास न होकर के द्विगु समास होगा। आइए देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे लिख सकते हैं, जैसे चौराहा, पंचायत, चौरंगी, दुपट्टा, दोपहर, आइए इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे लिखा है चौराहा, यानी चार राहों का समूह। यहां देखिए पंचायत, तो पांच आयतों का समूह। यहां देखते हैं चौरंगी, तो चार रंगों का समूह। यहां दुपट्टा, तो दो पट्टों का समूह। दोपहर, तो दो पहर का समय या दोपहर का समूह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण में कह रहा है कि पहला पद संख्यावाची विशेषण। अब यहां देख रहे हैं चौराहा, रास्ता कितना है, तो चार है। आयत कितना है, तो पांच है। रंग कितने हैं, तो चार है। पट्टा कितना है, तो दो है। पहर कितना है, तो दो है। यानी इसके समास विग्रह में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, दोनों पदों के बाद लगा देते हैं का समूह लगा देते हैं या समाहार लगा देते हैं। समाहार का मतलब ये समूह बनाता है, जिस समूह के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। अब बात आती है कि एक क्यों नहीं होता है, तो एक से समूह नहीं बनता। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक के बाद जैसे दूसरा शुरू होता है तभी वो समूह बना पाएगा, नहीं तो समूह नहीं बना पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा आता है उपभेद में, नए तत्पुरुष समास।
इसमें देखिए क्या होता है, जब लिखते हैं कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में अभाव का बोध हो, नकारात्मक का बोध हो, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। आइए देखिए कैसे, जैसे अमर, अजर, फिर अभाव, ठीक। तो यहां देख सकते हैं अमर में, तो यहां सब विग्रह होगा नौ मर, नौ जर, फिर यहां पर नौ भाव। ये होता है नए तत्पुरुष समास के उदाहरण। आइए एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे अगर अ लगा हुआ है तो अ जो होता है अभाव को दर्शाता है, अभाव को। आ लगा है तो ये पूरे समय के लिए दिखाता है, पूरे समय का ज्ञान कराता है, पूरे समय का। जैसे आजीवन, आमरण, ये इसमें ये आता है आपका अव्ययी भाव में, और ये आता है आपका नए तत्पुरुष समास में। तो ये था तत्पुरुष समास के 3 उपभेद। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।